नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सानिध्यम पर 30 का तड़का में मैं CS चौधरी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक बार फिर उपस्थित हूं मैं अपनी टेस्ट सीरीज 30 का तड़का को लेकर, और आज इस सीरीज का हमारा ये 5वां टेस्ट है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उच्चारण स्थान। इससे पहले उच्चारण स्थान को लेकर के हम एक टेस्ट दे चुके हैं जिसमें 30 प्रश्नों का समाधान हमने सीखा। अगले 30 प्रश्नों के लिए अगले 30 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे इसके बाद में उच्चारण स्थान प्रकरण से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जिसका तरीका आपके सामने ना लाया गया हो। अधिकतम जितने रूपों में उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है वो आपके सामने आ चुका है। तो मित्रों, आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का। पहले प्रश्न के साथ, सुमेलितम विकल्पम नास्ति, इस वाले यानी उच्चारण स्थान का जो दूसरा टेस्ट है, इसमें आपके लिए थोड़ा सा प्रयास ये किया गया है कि एक प्रश्न में 2-3 प्रश्नों को पूछने का प्रयास किया गया है। तो मित्रों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुमेलितम विकल्पम नास्ति, कौन सा विकल्प ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? कवर्ग, कंठ, चवर्ग, तालव्य, टवर्ग, मूर्धन्य और तवर्ग नासिक्य। अगर आपको सूत्र याद हैं तो इनका जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हो। आपको याद होना चाहिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी कि कवर्ग कंठ होता है। को मतलब कवर्ग। चवर्ग, इचु यशानाम तालु। चवर्ग के सामने विकल्प तालव्य दे रखा है, यानी तालु से बोला जाता है, यह भी सही है। और हमसे पूछा गया है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। टवर्ग, अगर आपको याद है तो सूत्र बोलिए जल्दी से, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। टवर्ग के सामने मूर्धन्य दिया हुआ है, इसका मतलब यह भी सही है क्योंकि टवर्ग को मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धन्य कहलाता है। टवर्ग, ऋतुलशानाम दंतः, यानी तवर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत, और तवर्ग के सामने दिया हुआ है नासिक्य, अर्थात ये विकल्प गलत है। और हमसे गलत ही पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मित्रों, तवर्ग नासिक्य नहीं होता है, तवर्ग दंत्य होता है। तो आंसर रहेगा तवर्ग नासिक्य, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अब आप देखिए, एक ही प्रश्न में आपके सामने 4 प्रश्न मौजूद हैं, चारों का सॉल्यूशन आपके सामने है। अगर अब आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें उच्चारण स्थान का कोई प्रश्न आपसे गलत हो जाए, ये मेरा दावा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है सुमेलितम विकल्पम नास्ति, यानी फिर से आपको देखना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ई तालु, अ दंता, उ ओष्ठौ और री मूर्धा। कौन सा वर्ण सुमेलित नहीं है? मतलब इचु यशानाम तालु होता है, यानी ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। सुमेलित है क्या? सुमेलित है। अ दंतः, उ अगर आपको याद है तो उपधमानिया नाम ओष्ठौ, उपधमानिया नाम ओष्ठौ। आपके लिए लिख देता हूं, फिर कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं, याद ही नहीं था, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो। तो लिख दो उपुपद, सॉरी, यहीं से देख लेते हैं, इचु यशानाम तालु। इतनी बार सूत्रों का प्रयोग हो जाएगा मित्रों कि आप भूल ही नहीं पाओगे। उपुपधमानिया नाम ओष्ठौ, ऋटुर्षाणाम मूर्धा और अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। इवर्ण तालु के साथ है, सुमेलित है। इसके बाद में अवा दंत के साथ है, जबकि अवर्ण का उच्चारण स्थान तो कंठ होता है, इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है। उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ, वर्ण का ओष्ठ होता है। ऋटुर्षाणाम मूर्धा, रीरी का मूर्धा होता है। ये तीनों विकल्प सुमेलित हैं। हमसे पूछा गया है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो मित्रों, इसमें से हमारा ब विकल्प ऐसा है जो सुमेलित
नहीं दे रखा है। सूत्र आपके सामने हैं और ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है समीचीनम नास्ति, यानी कौन सा ठीक नहीं है। समीचीन का मतलब होता है ठीक, कौन सा ठीक नहीं है भैया। ख कंठ होता है क्या, याद करो। छ तालु, ठ मूर्धा और फ दंत, कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। सूत्र के साथ चलोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, और अगर ऐसे ही सोचते रहोगे तो फिर गिनते रहना, नहीं गिनना है। ख अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ यानी सुमेलित है, ठीक है भैया। छ तालु, अगर आपको याद है तो इचु यशानाम तालु, इसका मतलब ये भी सुमेलित है, ठीक है। ठ ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ये भी सुमेलित है क्योंकि ट वर्ग में ठ आता है। उपुपधमानीय नाम ओष्ठौ, तो ओ और पवर्ग का उच्चारण जो स्थान होता है वो तो क्या होता है, ओष्ठ होता है। और यहां सामने क्या दे रखा है, दंत दे रखा है, इसका मतलब ये समीचीन या ठीक नहीं है, और नहीं है पूछा गया है तो हमारा उत्तर हो जाएगा द, क्योंकि फ वर्ण का उच्चारण स्थान दंत नहीं होता, ओष्ठ होता है, लृतुलसा नाम दंत होता है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए आपके सामने है। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। समीचीनम नास्ति, फिर से वही प्रश्न है, कौन सा वर्ण है जो समीचीन नहीं है। आप एक तरफ को फॉलो करेंगे, या तो इधर सूत्र ले लो या इधर सूत्र ले लो, जो आपको ठीक लगता है। इधर पकड़ते हो ओष्ठ, ओष्ठ किसका होता है, उपपद मानिया नाम, यानी उ पवर्ग और उपदमानीय का ओष्ठ होता है, पवर्ग में भ आता है, इसका मतलब ये वाला तो ठीक है, समीचीन है। फिर है मूर्धा, यहां ले लो सीधा सीधा ऋटुर्षाणाम मूर्धा। इस तरीके से समय लग सकता है क्योंकि मैं अभ्यास करा रहा हूं, लेकिन आप जब ये कर चुके होगे तो आपको समय नहीं लगने वाला है। तो मित्रों ठ ढ मूर्धा होता है क्योंकि टवर्ग में होता है, ये भी सुमेलित है। घ कंठ, आप देख लीजिए कंठ के लिए सूत्र क्या था, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, तो कंठ कवर्ग का होता है, और कवर्ग का चौथा वर्ण क्या होता है, घ होता है, सुमेलित है। तालु किसका होता है, इचु यशानाम तालु, ई और चवर्ग का होता है, और ध जो वर्ण है मित्रों वो ध चवर्ग का नहीं तवर्ग का वर्ण है, और तवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत होता है। अगर आपको याद है तो सूत्र था ऋतुलशानाम दंता, ऋतुलशानाम दंता, तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, तो ये विकल्प सही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। फिर से वही प्रश्न, समीचीन है या समीचीन नहीं है। ठीक है यानी ठीक नहीं है, तो यहां पूछा है भैया नहीं है, कौन सा ठीक नहीं है। ज कंठ होता है, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, द का दंत होता है, ब का ओष्ठ होता है। जल्दी से बता दो, जल्दी से, और सीधा आंसर आना चाहिए। अगर सीधा आंसर याद है तो ज वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। क्या होता है, तालु, इचु यशानाम तालु होता है, ये समीचीन नहीं है। बाकी तो ऋटुर्षाणाम मूर्धा यानी टवर्ग में ड का मूर्धा होता है, लृतुलसानाम दंत, द का दंत होता है, और ब का ओष्ठ, उपपद्मानिया नाम ओष्ठ, ये तीनों तो सुमेलित हैं, ठीक हैं, लेकिन ज का कंठ नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ज वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगला प्रश्न है आपका फिर से वही, समीचीन विकल्प नहीं है। कौन सा वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान से संबंधित विकल्प ठीक नहीं है। ण का मूर्धा, ङ कंठ, ञ तालु, म दंत। जल्दी बताइए, ऐसे प्रश्न आएंगे
क्योंकि एक प्रश्न में चार आ गए। एक तो आपसे पूछा है बताओ ण का उच्चारण स्थान बताओ, चार ऑप्शन होते हैं। अब आपसे एक ही बार में चार का पूछ लिया और ये पूछा है कि कौन सा ठीक नहीं है। इसका मतलब एक चीज और है कि तीन ठीक हैं और एक नहीं है, तो आपको चारों पर जाना पड़ेगा। तो मित्रों याद ध्यान होगा आपको, ऋटुर्षाणाम मूर्धा यानी टवर का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा किसका उच्चारण स्थान होता है? टवर्ग का। और टवर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? ण होता है। इसका मतलब ये सही है। कंठ, कंठ मित्रों कवर्ग का उच्चारण स्थान होता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो कवर्ग का उच्चारण स्थान है। क ख ग घ ङ कवर्ग में होता है, इसका मतलब ये भी सही है। य तालु, ये चवर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु, और यह चवर्ग का पांचवा वर्ण है, इसका मतलब ये भी सही है। तीनों सही है। अब आते हैं म दंत, मैं का उच्चारण स्थान होता है। मैं कौन सा वर्ग होता है मित्रों? मैं पवर्ग का पांचवा वर्ग है, और पवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ होता है, और यहां पवर्ग का उच्चारण स्थान दे रखा है दंत, यानी ये विकल्प ठीक नहीं है। हमसे पूछा गया था कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, तो मित्रों ये विकल्प ठीक नहीं है। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सुमेलित विकल्प नहीं है। कौन सा विकल्प ऐसा है भैया जो ठीक ठाक नहीं है? फिर देख लो भैया। ट अभी अभी, तालु, ट मूर्धा, प ओष्ठ और क कंठ, वही वर्ण रिपीट हो रहे हैं लगभग लगभग। कभी पहला आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है, कभी तीसरा आ जाता है, इतना ही अंतर हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो तुरंत से आपको याद आएगा। क किस में आता है? कवर्ग में आता है। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है क्या? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इसका मतलब ये वाला विकल्प तो ठीक है। हमसे पूछा गया है नहीं है। प पवर्ग में आता है, और पवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? याद करो, उपपदमानिया नाम ओष्ठौ, यानी पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो ये वाला भी ठीक है। टवर्ग, ट किस में आता है? टवर्ग में आता है। टवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? याद करो, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। तो मित्रों इसका मतलब ये वाला उच्चारण स्थान टवर्ग जो है वो भी सही है। तो ना होने की गुंजाइश कहां रह गई? एक ऑप्शन पे रह गई। तो त किस में होता है मित्रों? तवर्ग में होता है, और तवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है? दंत होता है। और यहां दे रखा है तालु, यानी कि अ जो विकल्प है वो ठीक नहीं है। आप उत्तर क्या मान के चलेंगे? उत्तर ए होगा, क्योंकि तय का उच्चारण स्थान तालु नहीं होता, दंत होता है। और यहां दे रखा है तालु। हमसे पूछा गया था कि इन चार में से किसका उच्चारण उच्चारण स्थान के साथ में विकल्प सही नहीं बना हुआ है। तो अब आपके सामने उत्तर आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न है सुमेलित विकल्प नहीं है। बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही है, सुमेलित नहीं है, यानी एक प्रश्न में चार प्रश्न आ रहे हैं मित्रों, और चारों के उत्तर एक साथ आपको देने का मौका मिल रहा है। य मूर्धा होता है क्या? र तालु होता है क्या? और ल दंत होता है क्या? या फिर सभी सुमेलित हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले यहां चलते हैं। सुमेलित विकल्पम अस्ति, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, विकल्पम अस्ति है पूछा है। होता क्या है कि दो तीन क्वेश्चन नास्ती नास्ती वाले आते चले गए तो हमारे सेट हो जाता है कि अगला भी कैसा है? नास्ती वाला ही होगा। अरे बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगला भी नास्ती वाला ही होगा, हो सकता है अस्ती वाला हो। तो जल्दी से जवाब दो, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? य मूर्धा इचू यशानाम तालु, यानी य का उच्चारण स्थान तो तालु होता है, मूर्धा नहीं होता। और हमसे पूछा है कौन सा विकल्प सुमेलित है। नहीं वाला आंसर तो यही मिल जाता, लेकिन है पूछा है तो है वाला ढूंढना है। र आता है ऋटुर्षाणाम मूर्धा, यहां दे रखा है तालु, इसका मतलब ये भी सुमेलित नहीं है। चौथा ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएगा, सभी सुमेलित हैं, क्योंकि दो तो है ही नहीं, तो चौथे वाले को तो क्रॉस लगा ही लेते हैं। देख लेते हैं तीसरे वाला सही है कि नहीं। ऋतुलशानाम दंता, यानी ल वर्ण जो होता है उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। अगर आपको सूत्र याद है तो ठीक, नहीं है तो कर लेना, बढ़िया रहोगे। ऋतुलशानाम
दंतः। ली और तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है सुमेलितम अस्ति। फिर ध्यान दें, अब नास्ति नहीं है, क्या है? अस्ति है। इनमें से कौन सा सुमेलित है? पवर्ग का मूर्धा। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? उपुपधमानीया नाम ओष्ठौ, यानी पवर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। जल्दी से जवाब दे दो, अभी तो एक ही ऑप्शन पाए हो, अभी भी समय है आपके पास में, ये नहीं है। कवर्ग अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, सुमेलित है क्या? कवर्ग का ओष्ठ दे रखा है, बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। तवर्ग नासिका। तवर्ग का क्या होता है? लृतुलसा नाम दंतः, यानी तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, ये भी सुमेलित नहीं है। और हमसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित है, तो मित्रों चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है क्या? बिल्कुल होता है। सूत्र याद करो, इचू यशानाम तालु। इचू यशानाम तालु, ये तवर्ग का यानी स ऑप्शन जो है वो सही है। एक एक ऑप्शन पे विचार करेंगे तो गलती नहीं होगी। सूत्र के साथ में कौन सा सुमेलित है, यानी सूत्र के दो भाग हैं, एक में वर्ण होते हैं और दूसरे में उच्चारण स्थान होता है। आप देख लीजिए, अगर आपको सूत्र याद है तो जल्दी से बताइए कौन सा सुमेलित है। नहीं है, नहीं है, है। इचू यशानाम तालु, उपुपदमानीय नाम उपदमानीय, ऋटुर्षाणाम ओष्ठौ, अकुह विसर्जनीय नाम मूर्धा। लग रहा है क्या? अपने आप पता चल रहा होगा भैया। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ होता है, यहां तो मूर्धा है। ऋटुर्षाणाम मूर्धा होता है, यहां तो क्या है? ओष्ठ है, बिल्कुल नहीं है। उपुपदमानीय नाम ओष्ठ होता है, और यहां क्या दे रखा है? उपदमानी। उपदमानीय तो कोई उच्चारण स्थान ही नहीं है। इचु यशानाम तालु, यही होता है। ई वर्ण, चवर्ग, य और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु होता है। तो मित्रों कौन सा विकल्प सही है? अविकल्प सही है, इचु यशानाम तालु। समीचीनम विकल्पम अस्ति, पहले इसको पकड़ा, ठीक विकल्प है। कौन सा है? वही सूत्र का रूप है। कौन सा सम्मिलित है? वकारस्य कंठोष्ठम, एदैतो कंठतालु, ओदौतो दंतोष्ठम, अस उभे। एक ऑप्शन और है, ए और स दोनों ठीक हैं। जल्दी से दो और ईमानदारी से बताना कौन किसका जवाब सही है। ईमानदारी से, अगर आप लोगों ने वास्तव में उच्चारण स्थान को पढ़ा है, समझा है, तो इन प्रश्नों में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो बात अलग है मित्रों। वकारस्य, अगर आपको सूत्र याद है तो मित्रों वकारस्य दंतोष्ठम होता है, यानी कि वकार का उच्चारण स्थान जो होता है ना वो दंतोष्ठ होता है। यहां तो कंठोष्ठ दे रखा है, ये तो विकल्प ठीक नहीं है, समीचीन विकल्प नहीं है, सही विकल्प नहीं है। ए दैतो कंठ तालु, ओ दौतो दंतोष्ठम। अब आप देखिए हमारा पहला ऑप्शन गया, ये गलत है। ए से उभे वाला ऑप्शन तो अपने आप ही चला गया ना, क्योंकि ए तो सही है ही नहीं, अ सही नहीं है, तो ये वाला विकल्प हो ही नहीं सकता। अब आपके पास दो बच जाते हैं। ओ दौतो दंतोष्ठम, ओ दौतो दंतोष्ठम नहीं होता भैया, ओ दौतो कंठोष्ठम होता है, यानी ये विकल्प भी सही नहीं है। तो देखो अ और स दोनों गलत हैं। अगर यहां होता समीचीनम विकल्पम नास्ति, सही विकल्प नहीं है, तब तो ये हो जाता। अब हम क्या करते हैं, ऐसे को देखते ही गलती ये करेंगे कि अरे जल्दी से कर दो, दो इसमें आ रहे हैं और इसको नास्ति पढ़ लिया भगवान की कृपा से। तो वैसे भगवान की कृपा नहीं होती, हमारी अपनी कृपा होती है। तो उस स्थिति में गड़बड़ हो जाएगी। ए दैतो कंठ तालु बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि ए और आई इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो संयुक्त रूप से क्या होता है? कंठ तालु होता है। ए दैतो कंठ तालु। चलिए मित्रों 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और 12वां प्रश्न कह रहा है कि अशुद्ध विकल्प का चुनाव करिए। इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो अशुद्ध है? वही गलत है। गलत कौन सा है? अशुद्ध पर फोकस करना है। अनुस्वारस्य नासिका, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, उपदमानीयस्य उपदमानीयम, और सर्वे शुद्धा संति। बताइए जल्दी से गलत विकल्प कौन सा है, या फिर सारी शुद्ध हैं? खूब अच्छे से दिख रहा है आपको, बड़ा बड़ा। अनुस्वारस्य नासिका, अरे अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है क्या?
बिल्कुल होता है भैया, नाक से बोला जाता है अनुस्वार को। और ये पूछ रहा है अशुद्ध, यानी ये तो शुद्ध ही, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। जिह्वामूलीय से जिह्वामूलम, अगर आपको याद है तो जिह्वामूलीय वर्ण क्या था? क ख से पहले आने वाला अर्धविसर्ग जिह्वामूलीय होता है, और इसका उच्चारण स्थान जो होता है मित्रों वो जिह्वामूलम ही होता है, यानी ये विकल्प भी सही है। इसका मतलब कहीं यहां तो नहीं आ जाएंगे, अगर यहां लापरवाही कर गए तो यहां आ ही जाएंगे, और यहां आ गए ना तो आप एक क्वेश्चन गलत कर देंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो बड़ा लॉस होने वाला है, ये तो गलत होगा ही होगा, दूसरे में से और ले जाएगा आपका थोड़ा सा हिस्सा, इसलिए ऐसी गलती मत कर देना। तो पहले इसको चेक कर लो ठीक से। उपदमानीयस्य, उपदमानीय का क्या होता है? उपदमानीय मित्रों, उपदमानीय कोई उच्चारण स्थान नहीं होता है। उपदमानीय वर्ण क्या था? उपदमानीय था क सॉरी प और फ से पहले आने वाला वर्ण अर्ध विसर्ग जो है वो उपदमानीय होता है, और इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो इसका मतलब अशुद्ध विकल्प कौन सा है? अशुद्ध विकल्प ये है, अशुद्ध विकल्प ये है। ये जो सभी ठीक है और सुप्रयुक्त सभी सही ना, ये हमेशा कंफ्यूज ही करता है, इससे बच के रहना भैया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न, उच्चारण दृष्टया असंगतम विकल्पम चुनुत। प्रश्न को ठीक से समझना। प्रश्न ये कह रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनो। अशुद्ध विकल्प नहीं पूछा है उसने, असंगत पूछा है। असंगत का मतलब क्या होता है? अगर आपने इसको नहीं समझा इस शब्द को तो ये प्रश्न आप नहीं कर पाओगे, गलत करोगे। तो मित्रों अगर आपको असंगत का मतलब पता है तो जल्दी से आंसर दे दीजिए, और नहीं तो फिर थोड़ा सा धैर्य बनाइए और मैं आपको बताता हूं कि असंगत क्या होता है। असंगत का मतलब होता है जहां कुछ चीजें समान होती हैं और एक असमान होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तो एक जैसे हैं और एक अलग है। और सरल करता हूं, उच्चारण की दृष्टि से पूछा है, इसका मतलब यह है कि इसमें से 3 वर्ण तो ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान एक ही है, और एक वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान वो नहीं है जो बाकी के 3 का है, उसका उच्चारण स्थान अलग है। तो जल्दी से छांटिए। क अगर याद है तो क का उच्चारण स्थान होता है कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ह का उच्चारण स्थान होता है कंठ, अकुह। और घ का वर्ग में होता है तो इसका उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। याद कर लो भैया, काम आ जाएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब आपके पास कौन सा बच गया? अब आपके पास यह बचा, और यह यानी इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु होता है। क्या होता है? तालु। और हमसे पूछा है असंगत कौन सा है, तो मित्रों इसमें से जो असंगत है वो तालु है। असंगत क्या है? यह वर्ण है, क्योंकि यह वर्ण कंठ नहीं है, यह वर्ण तालव्य है, और तालव्य होने के कारण इसका आंसर को कैसा माना जाएगा? असंगत माना जाएगा। तो असंगत का मतलब अशुद्ध नहीं है, असंगत का मतलब है जो बाकी 3 से भिन्न है। तो इन 3 का उच्चारण स्थान तो कंठ था और इसका तालु था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है उच्चारण की दृष्टि से असंगत है। बिल्कुल वो वही प्रश्न है, यानी 3 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान एक जैसा है, और चौथा वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान उन तीनों से भिन्न है। जल्दी से बताइए कौन सा प्रश्न वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान बाकी 3 से भिन्न है। वर्ण है आपके सामने छ, स, य और च। अगर आपको उच्चारण स्थान याद है और सूत्र याद है तो आप बड़े आसानी से दे पाएंगे। सूत्र याद करिए, इचु यशानाम तालु, ई और च वर्ग, य और श, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो देखिए मित्रों, च, य और छ तीनों वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। लेकिन ब विकल्प में जो श दे रखा है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। इसलिए असंगत विकल्प ब रहेगा, क्योंकि ये श तालव्य नहीं मूर्धन्य है। तो आंसर हो जाएगा ब। आइए इसी तरीके के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है उच्चारण की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनो। यानी आपको फिर से छांटना है कि 3 वर्ण कौन से हैं जो एक उच्चारण स्थान वाले हैं, और एक वर्ण कौन सा है जिसका उच्चारण स्थान बाकी से भिन्न है। वर्ण है ड, ng, ढ और ट।
सूत्र को याद करिए, अगर सूत्र याद है तो बड़े आराम से हो जाएंगे। सूत्र याद करिए, ऋटोरषाणाम मूर्धा। सूत्र है ऋटोरषाणाम मूर्धा, यानी कि आप कह सकते हो री टवर्ग र और श, इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मूर्धा होता है। तो देखिए ट मूर्धा से बोला जाता है, ढ टवर्ग का चौथा उच्चारण वर्ण है इसलिए इसका उच्चारण भी मूर्धा हो गया। ड टवर्ग का तृतीय वर्ण है इसलिए इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो गया? मूर्धा हो गया। ङ जो है कंठ से बोला जाता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, क्योंकि ङ ये कवर्ग का वर्ण है और कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, इसलिए असंगत विकल्प कौन सा रहेगा? कंठ, यानी ङ कंठ होना चाहिए था उच्चारण स्थान इसका, तो मित्रों असंगत विकल्प रहेगा ब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समीचीनम विकल्पम अस्ति, बड़ी गहराई वाला प्रश्न है, बहुत सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब वही दे पाएगा जिसने उच्चारण स्थान प्रकरण को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तालव्य वर्ण कितने होते हैं? 26, कंठ्य वर्ण 25, मूर्धन्य वर्ण 25 और दंत्य वर्ण 26। एक वर्ण का उलट फिर आंसर गलत करा देगा। अगर आंसर दे रहे हो तो केवल देख के मत देना, समझ के देना। आपको पता होना चाहिए कि तालव्य वर्ण अगर 26 हैं तो कौन से हैं, कंठ्य वर्ण 25 हैं तो कौन से हैं, कौन से हैं का जवाब मिल गया तो आंसर अपने आप आएगा। तो एक एक को देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तालव्य वर्ण 26 होते हैं क्या? तालव्य वर्ण 26 होते हैं या नहीं होते हैं, यह बताएगा मित्रों इसका सूत्र, और सूत्र है इचु यशानाम तालु। मित्रों ई के भेद होते हैं 18, चवर्ग, चवर्ग में वर्ण होते हैं 5, यह 2 प्रकार का होता है और इसके बाद श 1 होता है। कर लीजिए टोटल। ई के 18 कौन से हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक और अनुनासिक के योग से 18 हो जाएंगे। तो 18 5 23 3 26, इसका मतलब ये विकल्प तो सही है। वैसे हमसे प्रश्न यही पूछा था कि ये सही है कि नहीं है, कौन सा सही है, तो सही तो आपको मिल चुका है, लेकिन बाकी 3 को समझ लेना जरूरी है। जरूरी थोड़ी परीक्षा में यही आएगा, इनमें से भी तो कोई सा आ सकता है। तो ये 25 है कि नहीं, इनको भी देख लेते हैं। चलिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, सूत्र ले लीजिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। तो मित्रों आ होता है 18 प्रकार का, कवर्ग हो गया 5, ह हो गया 1 और विसर्ग हो गया 1। ये हो गए 18 5 23 और 2 25, ये भी सही है। नेक्स्ट, मूर्धन्य वर्ण कितने होते हैं? मूर्धन्य वर्ण की तरफ चलेंगे मित्रों। ऋटुर्षाणाम मूर्धा, री होती है 18 प्रकार की, टवर्ग हो गया 5, र 1 और श 1, कुल मिलाकर कितने हो गए? 18 5 23 और 2 25। अब बचा दंत्य वर्ण। अगर आपको सूत्र याद है तो यहां लिख देता हूं, ऋतुल शानाम दंतः। ली के भेद होते हैं 12, तवर्ग हो गया 5, ल 2 प्रकार का होता है और श, कुल मिलाकर के 12 5 17 और 3 20। तो मित्रों इसमें 3 विकल्प तो सही हैं, तो यहां ये ऑप्शन में जो अस्ति दिया हुआ है इसको बदल दें, किसमें? नास्ति में। समीचीनम नास्ति, कौन सा ठीक नहीं है? तो मित्रों द ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि इसके भेद होते, इसके दंत वर्ण होते हैं 20 और यह आंसर दे रखा है 26। आंसर दे रखा है 26। तालव्य वर्ण कैसे हुए? देखिए 18 तो स्वर ई के भेद हो गए, 5
चवर्ग हो गया। यह दो प्रकार का कैसे होता है, यह अननुनासिक भी होता है और यह अनुनासिक भी होता है, इसलिए यह दो प्रकार का होता है। इसी प्रकार से वो भी दो प्रकार का होता है, अननुनासिक और अनुनासिक। ल भी दो प्रकार का होता है, अननुनासिक और अननुनासिक। ये बहुत काम आने वाला प्रश्न है, अगर आपने इसको ध्यान रखा। रटने की कोशिश मत कर लेना कि तालव्य वर्ण 26 होते हैं, कंठ वर्ण 25 होते हैं, मूर्धन्य वर्ण 25 होते हैं, ऐसे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए अपने पास में कि इस तरीके से ये वर्ण 25 और 26 होते हैं। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समीचीनम विकल्पम नास्ति, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, न कंठ नासिका, य तालु नासिका, ण ओष्ठ नासिका, न दंत नासिका। जल्दी से बताइए। न कवर्ग का वर्ण है और कवर्ग का वर्ण होने के कारण इसका उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा होगा, कंठ। पांचवा वर्ण है इसलिए नासिका तो होता ही है। जो भी पांचवें वर्ण होते हैं यम गण नम, उन सभी के उच्चारण स्थान नासिका तो होता ही होता है। तो कवर्ग का वर्ण होने के कारण इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है। य चवर्ग में होता है और चवर्ग का वर्ण होने के कारण इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु है। ण किसमें होता है, टवर्ग में होता है और टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है मित्रों, ओष्ठ नहीं होता। नासिका तो होगा क्योंकि ण है, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, स। कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है, तो ण वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण नासिका तो होता है लेकिन ओष्ठ नहीं होता, मूर्धा होता है। ओष्ठ नहीं होता, मूर्धा होता है। न तवर्ग का वर्ण है और तवर्ग का वर्ण होने के कारण इसका उच्चारण दंत भी होता है और नासिका भी होता है। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला 18वां प्रश्न आपके सामने है। ओष्ठ वर्णाः कति सन्ति, ओष्ठ वर्ण कितने हैं। अभी अभी एक प्रश्न आया था जिसमें 4 पूछे गए थे, तालव्य पूछा गया था, कंठ पूछे गए थे। तो इसी तरीके से ओष्ठ वर्ण कितने, यानी कितने वर्ण ऐसे हैं जिनको ओष्ठ वर्ण कहा जा सकता है, जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो जल्दी से बताइए, 24, 26, 18, 25। या तो भगवान का नाम लेके गिनती में तुक्का लगा लीजिए और नहीं तो सीधा सीधा तरीका है उपुपधमानिया नाम ओष्ठव लिख लीजिए। उपुपधमानिया नाम ओष्ठव। मित्रों ऊ के भेद हो गए 18, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। पु यानी पवर्ग हो गया 5 और उपधमानीय हो गया 1। 18, 5, 23 और 1, 24 आंसर आपके सामने है। तो ओष्ठवर्ण कितने होते हैं, ओष्ठवर्ण 24 होते हैं। ओष्ठवर्ण 24 होते हैं। 18 ऊ के भेद हो गए, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत से पवर्ग के 5 हुए और 1 उपधमानीय होता है। इस तरीके से ओष्ठ वर्णों की संख्या रहेगी 24। उच्चारण स्थानानि कति सन्ति, ये प्रश्न पहले भी आया था। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, वहां हमने इसका आंसर दिया था 8। लेकिन अगर ये सामान्य रूप में आता है तो मित्रों सामान्य रूप में इसका आंसर 7 रहेगा, ध्यान रखना। और इसका प्रयोग ना के बराबर है ही नहीं, तो इसलिए 7 रहेंगे। 7 में कौन कौन से 7 होंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिका, ओष्ठ और जिह्वामूलम। सामान्यतः इसका जवाब 7 रहेगा। अगर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछा जाता है फिर 8 ही करना है। दोनों प्रश्न, जैसा प्रश्न वैसा आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वर आश्रित विसर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति, ये 2 तरीके से आता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर पर आश्रित, स्वर आश्रित विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। एक प्रश्न होता है विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो मित्रों विसर्ग का उच्चारण स्थान तो अकोह विसर्जनीय नाम, कंठ से आप निकाल लोगे। लेकिन स्वराश्रित का कंठ होगा क्या, स्वराश्रित विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तालु होता है, नासिका होता है, या फिर स्वरानुसारम होता है, स्वर के अनुसार होता है। जल्दी से बताइए। स्वराश्रित हो गया ई,
ऊहू, रीही या फिर आई। किसी भी स्वर के साथ में जब विसर्ग आएगा तो इस विसर्ग का उच्चारण स्थान उस स्वर के उच्चारण स्थान के अनुसार होगा। जब प्रश्न ये हो कि स्वर किसी स्वर के साथ में विसर्ग है और फिर पूछा जा रहा है कि उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तो मित्रों उस समय उस विसर्ग का उच्चारण स्थान उस स्वर के अनुसार होगा। ई के साथ आएगा तो उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, ऊ के साथ आएगा तो ओष्ठ हो जाएगा, री के साथ आएगा तो मूर्धा हो जाएगा। ध्यान रहे। और अगर अलग से पूछा जाता है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है, तो मित्रों विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लेना अपने पास में। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, समीचीनम विकल्पम नास्ति। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? उ वर्ण का उच्चारण स्थान समीचीनम विकल्पम अस्ति, ठीक विकल्प है। उ का कंठ होता है मित्रों, उ का उच्चारण स्थान तो ओष्ठ होता है, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। ए आ दंत, ए आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ई तालु, इचू यशानाम तालु, अर्थात स ऑप्शन ऐसा है जो समीचीन है, यानी कि ठीक है। न कोअपि, ये विकल्प है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के आपसे पूछा गया कौन सा विकल्प ठीक है, तो मित्रों ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। इचू यशानाम तालु। एक एक सूत्र को एक 30 क्वेश्चन में 10-10 बार लेके आ गया हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको रट गए होंगे, बिल्कुल आराम से याद हो गए होंगे। इतने बहुत ज्यादा सूत्र नहीं है, 8-9 सूत्र हैं सारे। 22वां, ठीक विकल्प नहीं है। कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें मेल सही नहीं हुआ है? ई तालव्य होता है, उ ओष्ठ्य होता है, री मूर्धन्य होता है और री कंठ्य होता है। सूत्र याद होंगे तो जल्दी से बता देंगे। तो मित्रों इचू यशानाम तालु, ई तालव्य होता है। उपुपदमानिया नाम ओष्ठौ, उ ओष्ठ्य होता है। ऋतुर्षाणाम मूर्धा, री मूर्धन्य होता है। और लृतुलशानाम दंतः, यानी कि ली जो होता है वो दंत्य होता है, कंठ नहीं होता। और हमसे नहीं पूछा गया है कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, तो मित्रों ली कंठ नहीं होता, दंत्य होता है, इसलिए ऑप्शन द सही नहीं है। 23वां प्रश्न, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। देखिए मैं अभी जिक्र कर रहा था 2 प्रश्न पहले ही कि ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है। स्वर पर आश्रित हो तो आपको बता चुका हूं स्वर के अनुसार होगा। तो बताइए अगर प्रश्न ये हो कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है तालु है, ओष्ठ है, मूर्धा है या कंठ है, तो जब बिल्कुल प्रश्न ही यह है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो मित्रों विसर्ग का उच्चारण स्थान तो कंठ होता है। सूत्र याद होगा आपको, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। सूत्र के अनुसार आंसर हो जाएगा द। 24वां प्रश्न, कौन सा विकल्प है जो ठीक है, सही है? कौन सा विकल्प सही है? ऋतुर्षाणाम, सूत्र के 2 भाग हैं। ऋतुर्षाणाम मूर्धा होता है क्या? बिल्कुल, सूत्र यही कहता है ऋतुर्षाणाम मूर्धा। लृतुलशानाम दंतः होता है क्या? बिल्कुल होता है, लृतुलशानाम दंता। ये लृ है भैया, इसको ऐसे पढ़ लेना, लृतुलशानाम दंता। अकुह विसर्जनीया नाम तालु और अ ब उभे, ये दोनों तो सही हैं। ये सही है क्या? अकुह विसर्जनीया नाम तालु नहीं होता, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ होता है। इसका मतलब ये विकल्प गलत है। और 2 ऑप्शन में हमारे पास है अ ब दोनों। तो अ और बी सही है, ब भी सही है, क्योंकि ऋतुर्षाणाम मूर्धा होता है, लृतुलशानाम दंता होता है। अतः आंसर होगा द, अ ब दोनों। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। दंतोष्ठम इति उच्चारण स्थानम अस्ति। दंतोष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? रेफ, रेफ का मतलब होता है मित्रों र, रे का, वकारस्य, व का, टवर्गस्य, टवर्ग यानी ट ठ ड ड ण, टवर्ग का, शकार, शकार यानी श। तो बताइए इनमें से किसका है? र का है, व का है, टवर्ग का है? तो अगर आपको सूत्र याद है
तो आपने पढ़ा होगा वकारस्य दंतोष्ठम। वकार यानी व वर्ण होता है और वै का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। आंसर हो जाएगा ब, वकारस्य दंतोष्ठम। तालु इति उच्चारण स्थानम अस्ति, निम्न में से कौन ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान तालु होता है। जो तालु से बोला जाता है तालव्य है चकार च, वकार व, शकार श, या फिर ए और से दोनों। तो तालु वाला सूत्र अगर आपको याद होगा तब तो आप कर ही लेंगे। और तालु का सूत्र क्या था बेटा, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। तो देखिए चकार आ गया, इसका मतलब ये सही है क्योंकि चवर का उच्चारण स्थान तालु होता है। वकार व का होता है कि व इसमें नहीं है। शकार तालव्य श है तो अ भी सही है और श भी सही है। और चौथा ऑप्शन द में दे रखा है अ और से दोनों, इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, द, अ और स दोनों, यानी चकार अर्थात छ और शकार अर्थात तालव्य श, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है वो कौन सा होता है, तालु होता है। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंठ तालु इति उच्चारण स्थानम अस्ति, कंठ तालु यानी कंठ और तालु संयुक्त रूप से किस वर्ण के उच्चारण स्थान है, जल्दी से जवाब दीजिए। कंठ और तालु ये दोनों किस वर्ण के उच्चारण स्थान हैं, ओ वर्ण के, औ वर्ण के, ए के, अ और ब दोनों के। ये बिल्कुल कंफ्यूज करेगा, इसको देखते ही बस ऐसा मन करता है कि ये वाला ठीक लग रहा है। नहीं, देखो अगर आपको सूत्र याद है तो ओ दौतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। और हमसे पूछा गया है कंठ तालु, तो ओ भी नहीं हो सकता और औ भी नहीं हो सकता। और जब ये दोनों नहीं हो सकते तो द ऑप्शन भी नहीं हो सकता, स वर्ण होता है। ए और आई, ए और आई इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ तालु होता है। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। कंठ तालव्य वर्ण कति संति, वही वर्णों की संख्या से संबंधित प्रश्न। इस तरीके के पहले भी 2-3 प्रश्न आ चुके हैं। कंठ तालव्य वर्ण कति संति यानी कंठ और तालु से संयुक्त रूप से बोले जाने वाले वर्ण कितने हैं, कितने वर्ण ऐसे हैं जिनको कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। तो संख्या 20, 24, 19, 27 देखने से जवाब नहीं मिलेगा, आपको पता होना चाहिए कि कंठ तालव्य वर्ण थे कौन से, तब हम ये आंसर दे पाएंगे कि कितने हैं। तो मित्रों कंठ तालव्य वर्ण अगर आपको याद है तो हैं ए और आई, पिछले प्रश्न में ही था, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कंठ तालु से ए और आई, मैंने समझाया था आपको ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। तो मित्रों कंठ तालव्य वर्ण जो हैं वो ए और आई होते हैं। ए आई का ह्रस्व रूप नहीं होता, इसलिए ए 12 प्रकार और आई भी 12 प्रकार की होती है। तो कुल मिलाकर के कंठ तालव्य वर्ण कितने हो जाते हैं, 24। कितने हो जाते हैं, 24। आंसर ब होगा मित्रों इसका, कंठ तालव्य वर्णों की संख्या होती है 24। चलिए मित्रों सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कंठोष्ठ वर्ण कति संति, पिछले वाले प्रश्न को याद कर लो। पिछले वाले प्रश्न में कंठ तालव्य पूछे थे, इसमें कंठोष्ठ पूछ लिए। कंठोष्ठ वर्ण कितने होते हैं, जल्दी से जवाब दो। 16, 18, 24 और 20 कितने होंगे, गिनती मत गिनने लग जाना। ये देख लेना कि कंठोष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं। कंठोष्ठ वर्ण होते हैं मित्रों ओ और औ। ओ के भेद होते हैं 12 और औ के भेद होते हैं 12। कुल हो गए 24। तो कंठोष्ठ वर्ण भी 24 और कंठ तालव्य वर्ण भी 24, दोनों को याद रखना। कंठोष्ठ में होंगे ओ औ और कंठ तालव्य में होंगे ए और आई। आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। आखिरी प्रश्न है नासिकया एव उच्चार्यमाणः वर्णः कति, यानी ऐसे कितने वर्ण हैं जिसका उच्चारण केवल और केवल नाक से किया जाता है, जिसके दो उच्चारण स्थान नहीं है।
बहुत गहरा प्रश्न है, आप गलती मत कर जाना इसमें। केवल नाक से बोले जाने वाला कौन सा है? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 1 होते हैं या 2 होते हैं? तो अब अगर आप यमगणनम की तरफ सोच रहे हैं तो 5 होते हैं, तो 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए यमगणनम को तो भूल जाओ। और दूसरा कारण है कि यमगणनम के 2 उच्चारण स्थान होते हैं, नासिका होती है और अपने वर्ग के अनुसार ही होता है। लेकिन यहां पूछा गया है कि केवल नाक से ही बोले जाने वाले कितने वर्ण हैं। तो अगर आपको सूत्र याद है तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? नासिका होता है। अनुस्वार जानते हैं ना बेटा, ये देखो ऊपर एक टीम की लगी रहती है ना किसी भी वर्ण के ऊपर, जैसे लिख दो, देखो रामम लिखते हैं हम तो ऊपर एक टीम की बिंदी लगा देते हैं, और ये बिंदी ही क्या है? अनुस्वार है। तो मित्रों, नासिका से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या है 1, और वो एक वर्ण है कौन सा? अनुस्वार। एक वर्ण कौन सा है? अनुस्वार। तो मित्रों, ये था आज का 30 का दड़का। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, हर प्रश्न की विस्तार से व्याख्या आपको पसंद आई होगी और आप अभ्यास भी करेंगे। इसी तरीके से नए नए टॉपिक्स के साथ की अभ्यास करने के लिए मेरे साथ संस्कृत सानिध्यम पर जुड़े रहिए। मैं निरंतर आपका अभ्यास कराता रहूंगा। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।